बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जन्नत के पत्ते की 4th एपिसोड के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ, तो देर किए बगैर शुरू करते हैं। शहजादों के जजीरे पे खुश आमदीद। किसी ने बहुत आहिस्ता से इसके अकब में कहा था, वो करंट खाकर पलटी। लॉबी तारीख थी, अलबत्ता अंदर की समत मुड़ती राहदारी के आखिरी सिरे पर कोई टिमटिमाती सी जर्द रोशनी दिखाई दे रही थी। वो आवाज भी वहीं से आई थी। इसने पलटकर आखिरी बार दरवाजे की नॉब को घुमाया। वो जामिद रहा। अब इसे इस महल से निकलने का कोई दूसरा रास्ता तलाश करना था। जो बेवकूफी वो कर चुकी थी, इसे अंजाम तक पहुंचाना ही था। वो आंखें सुकेड़कर अंधेरे में देखती आगे बढ़ी। तारीख राहदारी के उस पार कोई बड़ा सा कमरा था, शायद लॉन्ग रूम। घुप अंधेरे में वो जर सी मोमबत्तियों की रोशनियां वहीं से आ रही थी। कौन? इसने चौकन्ने अंदाज में पुकारा। वो लॉन्ग रूम की चौखट पे आन खड़ी हुई और उसको खुशामदीद कहने वाली औरत वहीं सामने ही थी। लंबे स्कर्ट और स्वेटर में मजबूत स्कॉच चेहरे के गिर्द लपेटे वो झुर्रियों ज्यादा चेहरे वाली एक मोमर खातून थी। वो लॉन्ग रूम के दूसरे सिरे पे खड़ी, हाथ में पकड़ी मोमबत्ती से स्टैंड पर रखी मोमबत्तियों को जला रही थी। एक एक करके सर्द पड़ी मोमबत्तियां जलने लगी थी। आ जाओ, अंदर आ जाओ। लंबी मोमबत्ती से ऊपर नीचे हटकी मोमबत्तियां जलाते हुए उन्होंने इसे नरमी से कहा था। वो अपनी जगह से नहीं हिली, बस बिना पलक झपके इस पुरताइश लॉन्ग रूम के वस में खड़ी मेज को देखती गई, जिसपे रखा सुनहरी सितारों वाला क्लच मोमबत्तियों की हल्की जल रोशनी में चमक रहा था। ये तुम्हारा पर्स है, तुम इसे ले सकती हो। अगर मुझे यकीन होता कि तुम मेरे पास सिर्फ मेरे बुलावे पे आ जाओगी, तो मैं इस बच्चे को ना भेजती। इसे माफ कर देना, इसकी मजबूरी थी। आओ बैठो, खड़ी क्यों हो? वो हाथ में पकड़ी मोमबत्ती ली, अब सामने रखी डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ गई। वहां भी एक बड़ा सा कैंडल स्टैंड रखा नजर आ रहा था, जिसके ऊपर जगह जगह मोमबत्तियां सीधी खड़ी थी। वो एक एक करके इन मोमबत्तियों को भी रोशन करने लगी। हया किसी मामूल की तरह चलती हुई आगे बढ़ी और बड़े सोफे के किनारे की नशिस्त पर जा टिकी। इसकी निगाहें अभी तक करीब रखी मेज पर धरे अपने सुनहरी क्लच पर थी। कुछ खाओगी? उसने हौले से नफी में सर हिलाया। मुझे तुमसे कुछ पूछना है और फिर तुम्हें कुछ बताना है। अब्दुर्रहमान आज सुबह फ्लाइट से इंडिया चला गया है, मगर जाते जाते इसने ये काम मेरे जिम्मे लगाया था। वो अब इसकी जानिब पुश किया आखिरी मोमबत्ती जला रही थी। वो अब्दुर्रहमान के नाम पर हैरान नहीं हुई। इसने दोपहर में ही इस घर के बाहर गेट पर लगी तख्ती देख ली थी। इसके बावजूद जब वो बच्चा इस घर में दाखिल हुआ तो वो भी पीछे चली गई। वो सिर्फ अपने पर्स के लिए आई थी या किसी मामले के हल के लिए। वो किसी नतीजे पे पहुंचने में कासिर थी। आपका अब्दुर्रहमान पाशा से क्या रिश्ता है? वो बोली तो इसकी आवाज दुरुशी की मानिंद मध्यम थी। आहिस्ता आहिस्ता इसका खौफ जाहिर हो रहा था। मैं अब्दुर्रहमान की माँ हूँ। उन्होंने हाथ में पकड़ी मोमबत्ती मेज पर रखी, उंगली की पोरों पर लगी मोम खुर्ची, फिर पलटकर इसकी तरफ आई। अब्दुर्रहमान ने तुम्हें मिलने का कहा था, लेकिन जब तुमने इनकार किया तो भले वो हाथों और दामन का साफ ना हो, दिल का इतना साफ है कि वो रुका नहीं। अलबत्ता जाते जाते इसने मेरे जिम्मे ये काम लगाया था कि मैं तुमसे मिल लूं और तुम्हें उन सवालों के जवाब दे दूं जो तुम्हारे जहन में कुलबुलाते रहते हैं। वो दम साधे खामोशी से इस मोमर औरत को देखते गई, जो ठहर कर बोल रही थी। इन दोनों के दरमियान रखी कॉर्नर टेबल ये एक फोटो फ्रेम रखा था। इसमें दो चेहरे मुस्कुरा रहे थे, एक वही मोमर खातून और दूसरा इनके साथ 35-36 बरस का मर्द। इसके बाल घुंघराले और लंबे थे, आंखों पर फ्रेमलेस चश्मा था, चेहरे पे छोटी सी दाढ़ी जिसमें जगह जगह सफेद बाल झलकते थे। निहायत गहरी सांवली रंगत का वो शख्स बहुत ही आम सा कबूल सूरत मर्द था। इससे पहले कि मैं कुछ बताऊं, अगर तुम कुछ पूछना चाहती हो तो पूछ लो। हया ने फोटो फ्रेम से निगाह हटाकर इनको देखा, जो मुस्कुराती पर पुरशफ़क़त निगाहों से इसे देख रही थी। वो दरवाजा बंद हो जाने पर डर गई थी, मगर अब इसका डर का शायबा तक नहीं था। अब्दुर्रहमान पाशा मुझे फूल क्यों भेजता है? सफेद फूल जो शायद दुश्मनी की अलामत होते हैं। इसके सवाल पे वो हौले से मुस्कुराए। हर शख्स का अपना एक अंदाज होता है। शायद वो इस तरह फूल इसलिए भेजता है कि ताकि तुम्हें चौंकाए, तुम्हारी तवज्जो हासिल कर सके। मगर वो मुझे कैसे जानता है? इसने वो उलझन सामने रखी जो इसको मुसलसल परेशान किए हुए थी। मैं तुम्हें यही बताना चाहती हूँ। उसने एक गहरी सांस ली। दिसंबर में तुमने किसी चैरिटी इवेंट में शिरकत की थी। वो इस्लामाबाद में उसी वक्त उसी होटल में था। वहां उसने तुम्हें पहली दफा देखा था और उस रात पहली दफा
फूल भेजे थे। एकदम इसकी उस 2-2.5 माह की बेचैनी का अख्ताम हो गया। इसे फौरन याद आ गया जिस रात इसे सामांची की तरफ से सिलेक्शन की मेल आई थी, उसी दोपहर इसने वो चैरिटी लंच अटेंड किया था जो जारा की कजन के किसी स्टूडेंट फेडरेशन के ताउन से मुनक्किद किया गया था। इसमें शहर के कई बिजनेसमैन और दीगर बासर शख्सियात ने शिरकत की थी और वो जारा भी यूं ही चली गई थी। यकीनन इसे अब्दुर्रहमान पाशा ने वहीं देखा था, ये मुमकिन था। तुम्हें वो डॉली नामी ख्वाजा तो याद होगा। इसे अब्दुर्रहमान ने ही तुम्हारे काबू पे लगाया था। डॉली इसके आबाई घर का पुराना खादिम है, बरसों से हमारे साथ है और वो सिर्फ तुम्हारी मदद के लिए तुम्हारे पीछे आता था। जहां तक ताल्लुक है उस मेजर का जिसको तुमने उसकी माँ और बहन के सामने बेइज्जत किया था, उसकी मदद भी अब्दुर्रहमान ने तुम्हारी वीडियो हटवाने के लिए ही की थी। ये अलग बात है कि वह मेजर कर्नल गिलानी का बेटा है। कर्नल गिलानी जानती हो कौन है? उसने धीरे से नफी में सर हिलाया। कर्नल गिलानी वो थे जिनको तुम्हारे फूफा ने मुल्क छोड़ते हुए अपने किए में फंसा दिया था। बेगुनाह होते हुए भी कर्नल गिलानी ने कई साल सजा काटी और गो के वो बाद में रिहा हो गए थे। उन्होंने कैद की सोबतों में लगने वाली बीमारियों के हाथों जिंदगी हार दी। उस मेजर की शादी होने वाली है। उसने तुम्हें सिर्फ अपने किसी जाती मंसूबे के लिए फंसाना चाहा था, मगर तुम बेफिक्र रहो, वो अब तुम्हें तंग नहीं करेगा। तो ये था सारा खेल। एक बासर शख्स की अपनी मोहब्बत को पा लेने के लिए इस्तेमाल करता कुछ मोहरों की कहानी। सारी गुत्थियां सुलझ गई थी। अब आप मुझसे क्या चाहती हैं? वो जरा सर्द लहजे में बोली। तुम ये घर देख रही हो, बेवकदा में इस वक्त बिजली का कोई पोल मुरम्मत के बायस काम नहीं कर रहा, तो इस इलाके में बिजली बंद है। वरना तुम देखती कि जिस घर में तुम बैठी हो वो बेवकदा का सबसे खूबसूरत, सबसे आलीशान महल है। ये दौलत, ये शान और शौकत, ये ताकत, ये सब कुछ और एक ऐसा शख्स जो तुमसे वाकईतन मोहब्बत करता है, ये सब तुम्हारा हो सकता है अगर तुम इसे कबूल कर लो, अगर तुम अब्दुर्रहमान पाशा से शादी कर लो। मैंने यही कहने के लिए तुम्हें इधर बुलाया है। हया ने एक गहरी सांस अंदर खींची। आपको पता है जब कोई शख्स किसी औरत को अजियत देता है, उसकी बेइज्जती का बायस बनता है, तो क्या होता है? वो औरत इस शख्स की इज्जत करना छोड़ देती है। मैंने भी अब्दुर्रहमान पाशा की इज्जत करना छोड़ दी है। मैं शादीशुदा हूँ, इसलिए मेरा जवाब साफ इनकार है। क्या है इसमें इस एक मामूली से रेस्टोरेंट ऑनर के पास जो अब्दुर्रहमान पाशा के पास नहीं है? वो जरा हैरान हुई थी। इसके पास हया सुलेमान है और अब्दुर्रहमान पाशा के पास हया सुलेमान नहीं है। वो बात इस्तेज़ाइया से चबा चबा कर बोली थी। वो खातून लाजवाब से खामोश हो गई। और अगर वो ना रहे तब भी तुम्हारा जवाब इनकार में होगा? वो एकदम अंदर तक काम गई। ये धमकी है? नहीं, महज एक सवाल है। मेरा जवाब फिर भी इनकार होगा। ठीक है, तुम फिर बेफिक्र हो जाओ। अब्दुर्रहमान जबरदस्ती का कायल नहीं है, ना वो इश्क में जोग लेने वाला शख्स है। वो आज के बाद ना तुम्हें फोन करेगा, ना तुम्हारा पीछा करेगा और ना ही तुम्हारे रास्ते में आएगा। वैसे भी वो 2.5 माह से कबल इंडिया से वापस नहीं आ पाएगा और इसके आने तक तुम जा चुकी होगी। इसने मुझसे कहा था कि अगर तुम्हारा जवाब इनकार में हो तो मैं तुम्हें इस चीज की गारंटी दे दूं कि वो तुम्हें अब कभी परेशान नहीं करेगा। तुम जा सकती हो। आखिरी फेरी 8 बजे निकलेगी। अगर तुम चाहो तो टिकट के पैसे। बहुत शुक्रिया, मेरे पास हैं। इसने अपना क्लच उठाया और तेजी से उठी। सुनो, तुम अच्छी लड़की हो, कभी दोबारा बेवकदा आना हो तो इधर जरूर आना। मुझे तुमसे मिलकर खुशी होगी, मगर मुझे नहीं होगी। वो वापस पलट गई। नीम तालिक राहदारी के दूसरे सिरे पर बने दरवाजे का नॉब इसने घुमाया तो वो खुल गया। वो दरवाजा खोलकर बाहर गई। पत्थर बन जाने के खौफ से इसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। बाहर शाम की नींद लगी। नीलगू रोशनी डूब रही थी, सो हर सो अंधेरे छाने लगे। वो दरवाजा बंद करके आगे रविश पे आई। इसी पर बाहर से किसी ने सफेद गेट खोला। नीम अंधेरे में भी इसे वो दोनों साफ नजर आ रही थी। वो तुर्क में बातें करती, हाथ में हाथ डाले चली आ रही थी। वही गहरी जामनी फ्रॉक वाली बच्ची और भूरे स्कार्फ वाली बड़ी लड़की जिसके बाजू में जंगली फूलों से भरी टोकरी थी। वो मगन सी बच्ची का हाथ थामे चली आ रही थी। इसे सामने से आकर देखकर ठटक कर रुकी। हया तेज कदमों से चलती आगे बढ़ गई। भूरे स्कार्फ वाली लड़की रुककर गर्दन मोड़े से जाते देखने लगी। बच्ची ने इसे झंझोड़ा तो वो चौंकी, फिर सर झटक कर अंदर की तरफ जाते हुए आमनूसी दरवाजे की जानिब बढ़ गई। हया तेज तेज कदम उठाते हुए सड़क के किनारे चल रही थी। समंदर की तरफ से आती हुई हवा मजीद सर्द हो चली थी। शाम दम तोड़ रही थी। जब तक के वो वापस बंदरगाह पहुंची शाम अंधेरे में बदल चुकी थी।
तारीख रात, वीरान समंदर, पुरस्कार जजीरा। इसका दिल चाह रहा था कि कोई महज जगह मिले तो वो फूट फूट कर रो दे। अभी तो वो रोने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही थी। रात को फेरी कितने बजे आएगी? इसने टिकट की खिड़की से झांकते ऑफिसर से पूछा। इसका मोबाइल जहान साथ लाया था, मगर वो वापस नहीं ले सकते और जहान और डीजे के मोबाइल नंबर जिसे जुबानी याद नहीं थे, वरना कहीं से कॉल कर लेती। वो चले गए होंगे और कितने परेशान होंगे वो अंदाजा कर सकती थी। 8 बजे। टिकट चेकर ने जवाब देते हुए बगौर इसे देखा, फिर साथ रखा कागज उठाकर देखा। आर यू हया सुलेमान, पाकिस्तान टूरिस्ट? इसने कहने के साथ वो प्रिंट और इसके सामने किया जिसमें इसकी और डीजे की आज दोपहर की तस्वीर खींची प्रिंट था। यस आई एम, मेरी फ्लाइट निकल गई थी। क्या मेरे फ्रेंड्स इधर ही हैं? फटे जज्बात से इसकी आंखें डुबडुबा गईं। इसने सोच भी कैसे लिया कि वो उसे छोड़ के चले गए होंगे। पुलिस स्टेशन, कम टू पुलिस स्टेशन। और जब वो पुलिस ऑफिसर्स के हमरा पुलिस स्टेशन पहुंची तो अंदरूनी कमरे में इसे वो दोनों नजर आ गए। डीजे कुर्सी पर सर दोनों हाथों में थामे बैठी थी, जबकि जहान अगली उठाए दुरुस्ती से सामने बैठे ऑफिसर से कुछ कह रहा था। उंगली उठाए। ऑफिसर जवाब नफी में सर हिलाते हुए कुछ कहने की सही कर रहा था, मगर वो नहीं सुन रहा था। चौखट पे आहट हुई तो वो बोलते बोलते रुका, गर्दन मोड़ी। वो भीगी आंखों से दरवाजे पे खड़ी थी। इसकी उंगली नीचे गिर गई। लब भींच के एकदम ही वो कुर्सी के पीछे से निकलकर इसकी जानिब आया। किधर थी तुम? इसकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। मैं खो गई थी। वो बच्चा मेरा पर्स लेकर भागा तो आधे बेवकूफ अदा ने तुम्हें इसके पीछे भागते देखा। अकल नाम की चीज है भी तुम में या नहीं? एक पर्स के लिए तुम इसके पीछे भागी? फेरी छूट जाएगी या वो तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा देगा, तुम्हें इस बात का कोई ख्याल है? वो गुस्से से चिल्लाया। क्यों ना भागती इसके पीछे? पर्स में मेरा पासपोर्ट था, सबान जी का आईडी कार्ड था। फिर बाद में परेशानी होती के, और जो परेशानी हमें हुई है वो हम इस 1.5 घंटे में पागलों की तरह तुम्हें पूरे जजीरे पे ढूंढ रहे हैं। जानती हो हमारी क्या हालत थी? डीजे जो इसके चिल्लाने के बायस रुक गई थी, अब आगे बढ़ी और इसके गले लग गई। हया तुम बिल्कुल पागल हुए। इसकी आंखें रोने से मुतरन्नुम हो थी। वो दोनों फिर रोने लगे। हद होती है गैर जिम्मेदारी के। आइंदा मैं तुम दोनों के साथ कहीं नहीं जाऊंगा। वो भुना कर कहता वापस पुलिस ऑफिस जाने की पलट गया। वो अभी तक रोए जा रही थी। इसे पता था इसे वापसी पे जहान की बहुत सी बातें सुननी पड़ेंगी। नेक्स्ट पार्ट। वो दोनों लकड़ी का दरवाजा धकेल कर अंदर आई तो हर सू अंधेरा छाया था। लॉन्ग रूम से टिमटिमाती जर्द रोशनी झांक रही थी। इसने जंगली फूलों की टोकरी लॉबी में रखे स्टैंड पर धरी और बच्ची का हाथ थामे लॉन्ग रूम की तरफ आई। सोफे पर वो मोहम्मद खातून उसी तरह बैठी थी। इनके हाथ में चंद नोट थे, वो जो गिन कर अलहदा कर रही थी। साथ ही वो लड़का खड़ा इन नोटों को देख रहा था। सलामुअलैकुम आने, कैसे हो अब्दुल्ला? इसने बच्चे की उंगली छोड़ दी और कंधे से पर्स की स्ट्रैप उतारते हुए बड़ी मेज की तरफ आई। मैं ठीक हूँ आयशे। लड़के ने मोहम्मद खातून के बढ़ाए गए नोट पकड़े, गिने और फिर बाहर भाग गया। वो बकिया नोट वापस बटुए में रखने लगी। बिजली वाला पोल ठीक हुआ? बटुआ बंद करते हुए उन्होंने पूछा। वहां बंदे काम तो कर रहे हैं। अभी गली में दाखिल होते हुए हमने देखा। अब्दुल्ला क्यों आया था? वो मेज के साथ खड़ी अपना पर्स खोलती कह रही थी। मेरा काम था। उन्होंने बच्चे का हाथ थामते हुए सरसरी सा जवाब दिया, जवाब जो अब उनके साथ सोफे पर आकर बैठ गई थी। काम भी था और आने ने इसे पैसे भी दिए। आयशा गुल, तुमने देखा? वो सुबह कुरान पढ़ने कब से नहीं आया। रोज बहाने बना देता है। बच्ची नाक सुकोड़ती कह रही थी। अपने पर्स को कंगालती आयशा ने पलटकर खफगी से इसे देखा। बुरी बात है बाहर है, किसी के पीछे इसका यूं जिक्र नहीं करते। एक नजर इस पे डालकर वापस अपने पर्स में से कुछ ढूंढने लगी। और ये वही लड़की थी ना? चंद लम्हे मोम की तरह पिघल कर गिर गए तो इसने पर्स की चीजें हाथ से उलट पुलट करते हुए पूछा, इधर क्यों आई थी? ये अब्दुर्रहमान के मसले हैं, वो खुद ही निपटा लेगा। उन्होंने टालना चाहा। अच्छा। वो उदासी से हंसी। यानी मसला अभी तक निपटा नहीं? क्या कह रही थी? साफ इनकार। उसने गहरी सांस ली। अब्दुर्रहमान चला गया? उसने बात पलट दी।
हाँ, सुबह की फ्लाइट थी ना, वापसी का नहीं बताया। कह रहा था कि 2 से 3 माह लग जाएंगे और शायद इस दफा वो वापस ना आए। जाने दो, आने। वो हर दफा यही कहता है। वो उदासी से मुस्कुराकर बोली, हे खासिर, अभी तक वो पर्स के अंदर कुछ तलाश कर रही थी। आने। तुम्हें पता है आयशा गुल मुझसे नाराज है। बहारे अपने नन्हे नन्हे जूतों से के तस्मे खोलते हुए बताने लगी। आने ने हैरत से मेज के सामने खड़ी आयशा को देखा, जिसकी इस तरफ पुष्ट थी। क्यों? क्योंकि 7 दिन की तरबियत के बाद आपकी चहीती पे ये असर हुआ है कि आज ये बाजार में ऐन सड़क के वस्त में खड़ी अपना पहुंचू कहीं गिरा कर सयाहों के कैमरों में तस्वीरें बनवा रही थी। अरे तो तुम इसे समझा दो ना, यूं नाराज तो ना हो। किस को समझाऊं? सफीर कहता है इसके माँ बाप को समझाऊं। इसके माँ बाप कहते हैं सफीर को समझाऊं। आप कहती हैं बहारे को समझाऊं। बहारे कहती है मैं खुद को समझाऊं ना। और अब्दुर्रहमान कहता है। वो लम्हे भर को रुकी, फिर सर झटक कर परस की चीजें एक एक करके बाहर निकालने लगी। अब्दुर्रहमान क्या कहता है? कुछ नहीं। इसने नफी में सर हिलाया, फिर जरा सी गर्दन मोड़कर बहारे को देखा, जो चेहरा हथेलियों पर गिराए आने के साथ बैठी थी। आज तुमने मुझे बहुत खफा किया है बहारे। मैंने कहा था ना कि अच्छी लड़कियां ऐसी नहीं करती। तो अच्छी लड़कियां कैसे करती हैं आयशा गुल? बहारे ने मुंह बिगाड़ कर इसकी नकल उतारी। अच्छी लड़कियां अल्लाह ताला की बात मानती हैं। वो हर जगह नहीं चली जाती, वो हर किसी से नहीं मिलती, वो हर बात नहीं कर लेती। इसने पर्स मेज पर उलटकर झाड़ा। तो फिर मैं बुरी लड़की हूँ? बहारे पल भर में रोकनी हुई। नहीं, कोई लड़की बुरी नहीं होती, बस इससे कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है जो बुरा होता है, जिस पे अल्लाह से नाराज हो जाता है। और जानती हो जब अल्लाह नाराज होता है तो क्या करता है? क्या? जब वो नाराज होता है तो इंसान को अकेला छोड़ देता है। और जानती हो अकेला छोड़ना क्या होता है? जब बंदा दुआ मांगता है तो वो कबूल नहीं होती, वो मदद मांगता है तो मदद नहीं आती, वो रास्ता तलाशता है तो रास्ता नहीं मिलता। वो अब मेज पर निकली, अशिया उलट पुलट कर रही थी। खाली पर्स साथ ही औंधा रखा था। क्या ढूंढ रही हो? सफीर ने अपनी मम्मी को चाबियां देने के लिए कहा था। यही पर्स में रखी थी, पता नहीं कहाँ चली गई। अब्दुर्रहमान ठीक कहता है, आयशा गुल कभी कुछ नहीं कर सकती। वो ये इसलिए कहता है ताकि आयशा गुल सब ही कुछ करना सीख जाए। इनकी बात पे इसने तल्ख मुस्कुराहट के साथ सर झटका और चीजें वापस पर्स में डालने लगी। वो चाबी यकीनन कहीं और रखकर भूल गई थी। नेक्स्ट पार्ट। आने वाले चंद दिनों में पढ़ाई का बोझ जरा बढ़ गया और क्लासेस का शेड्यूल पहले से सख्त हो गया, तो वो दोनों टेस्ट तैयार करने और देने में ऐसी मसरूफ हुई कि कहीं आ जा ही नहीं सकी। वो वक्त मार्च के दिन थे। इस्तांबुल पर छाया कहर टूट रहा था और बाहर की रसीली हवा हरसों गुलाब और ट्यूलिप्स खिला रही थी। अब सुबह सवेरे घास पर बर्फ की जमी सफेद तह नहीं नजर आती थी और सरबांजी का सब्जा अपने असल रंग में लौट रहा था। ऐसे ही एक दिन इन दोनों ने टॉप किपी पैलेस म्यूजियम जाने का प्रोग्राम बनाया, मगर उसी वक्त हाले आगे इसके पास कोई दूसरा प्रोग्राम था। मैलू के मिलाद हो रहा है, चलोगी? मैलूगंज में मिलाद हो रहा है, चलोगी? क्यों नहीं, इस बहाने थोड़ा सा सवाब भी कमा लेंगे। वरना मैंने और हया ने ऐसी तो कोई नेकी करनी नहीं। डीजे अपना बैग बंद करते हुए बोली। वैसे रबीउल अव्वल खत्म हो चुका है या होने वाला है? हो चुका है, मगर ये स्टूडेंट्स का मिलाद और पढ़ाई के बायस मुलतवी होता जा रहा था, इसलिए इतना लेट किया है। अब चलो। मिलाद में दर्स देने वाली लड़की और ऊंची चौकी पर बैठी थी। सामने रखी छोटी मेज पर खुली किताब से पढ़कर वो तुर्क में दर्स दे रही थी। साथ ही वो एक शर्मिंदा निगाह सामने दीगर लड़कियों के साथ बैठे हया और खदीजा पे भी डाल लेती थी, जो सरों पे दुपट्टे लपेटे बहुत तवज्जो से दर्स सुन रही थी। मदरसा लड़की सख्त शर्मिंदा थी। हाजरीन की अंग्रेजी अच्छी नहीं थी, इसलिए इसकी मजबूरी थी कि इसे तुर्क में दर्स देना पड़ रहा था और इसे यकीन था कि बज़ाहिर बहुत तवज्जो और गौर से सुनती पाकिस्तानी एक्सचेंज स्टूडेंट्स को समझ कुछ नहीं आ रहा था। दर्स खत्म हुआ तो वो लड़की इनकी तरफ आई और बहुत माजरत ख्वाहाना अंदाज में इनको देखा। आपको समझ में तो कुछ नहीं आया होगा। नहीं, समझ क्यों नहीं आया? टीचर ने नाक से मक्खी उड़ाई।
पहले आपने हजरत अस्वद को चादर पे रखने का वाकया बताया, फिर गारे हिरा वही मुसलमानों की इब्तदाई तकलीफ, हजरत अबू बकर सिद्दीक की कुर्बानी, अबू जहल बिन हशाम की गुस्ताखियां, हजरत उमर का कबूल इस्लाम, हिजरत मदीना, फिर ग़ज़वा बदर। लड़की ने बेयकीनी से पलकें झपकाई। आपको तुर्क आती है? तुर्क नहीं आती, मगर अपनी हिस्ट्री सारी समझ आती है। वो जवाबन हंसकर बोली, तुर्क उर्दू जैसी ही लगती है। वो वाक़ईतन वो सहाबा किराम के अस्मा के बारे सब कुछ समझ पा रही थी। शुक्रिया शुक्रिया। वो इतनी खुश हुई कि इसका चेहरा गुलाबी पड़ गया। मिलाप खत्म हुआ तो हाले की अम्मी का फोन आ गया। इन्हें कोई जरूरी काम था, तो हाले ने इनके साथ आगे जाने से माजरत कर ली। अब इन्हें टॉप कपी पैलेस अकेले जाना था। दो लोग अकेले तो नहीं होते। वो टैक्सी स्काई पर बस से उतरी तो हयाने से तसल्ली दी। डीजे हंस दी। फिर भी तीसरे को साथ लेने में क्या हर्ज है। वो इस्तक़लाल सीट की जानिब मुड़ी तो खुद ब खुद किंग्स बर्गर की जानिब उठने लगे। वो चलेगा हमारे साथ? उस रोज कितना गुस्सा किया था उसने, याद है? वो इसलिए कि तुम्हें ढूंढते हुए वो बहुत फिक्रमंद और परेशान हो गया था, मगर अब थोड़ा सा इसरार करेंगे तो जरूर चलेगा। इस्तक़लाल स्ट्रीट वैसे ही रश से भरी थी। वो दोनों बाजू में बाजू डाले तेज तेज चल रही थी। इनकी दोस्ती की अलामत हरगिज नहीं थी, बल्कि स्ट्रीट के जेब कतरों से बचाव के लिए वो अपने मिले हुए कंधों से पर्स लटकाती थी ताकि छीनने ना जा सके। हाँ, तो इस वाक़े के बाद बहुत मोहतात हो गई थी। अभी इसने अपने सफेद कोट के ऊपर पर्स यूं डाल रखा था कि बाएं कंधे से स्ट्रैप गुजारकर दाएं पहलू से पर्स लटक रहा था। बाल खुले थे और दुपट्टा गर्दन के गिर लिपटा था। डीजे ने भी इसी तरह शलवार कमीज पे स्याह लंबा कोट पहन रखा था। बर्गर की नींद खूब गहमा गहमी थी। इश्तहा अंगेज सी महक सारे माहौल में फैली थी। वो दोनों आगे पीछे चलते हुए किचन की तरफ खुलते दरवाजे की तरफ आई। सामने तवील सा किचन था। इधर उधर एप्रन और टोपियां पहने दो चार अफराद आ जा रहे थे। एक स्लेव के साथ वो भी खड़ा था, जीन्स और शर्ट पे सफेद एप्रन पहने, हाथ में बड़ा टोका लिए वो कटिंग बोर्ड पे रखे गोश्त के बड़े बड़े टुकड़ों को खटाखट काट रहा था। गुड मॉर्निंग मैनेजर। दोनों ने चौखट पे खड़े होकर बाआवाज़ बुलंद पुकारा तो इसका तेजी से चलता हुआ हाथ रुका। इसने गर्दन उठाकर इन्हें देखा, फिर सर से पांव तक इनका जायजा लिया। दोनों जॉगर्स पहने फूले हुए हैंड बैग्स उठाए हुए थे। हया के हाथ में रोल किया हुआ इस्तांबुल का नक्शा था और डीजे के हाथ में एक गाइड बुक। गोया वो पूरी तैयारी करके आई थी। गुड मॉर्निंग। वो वापस कोच की तरफ मुतवज्जा हुआ। दूसरे हाथ से एक छोटी सी स्टैंड पर लगी तख्ती उठाकर सामने काउंटर पे पटक कर रखी। इस पर लिखा था, आई एम बिजी, डू नॉट डिस्टर्ब। हया और खदीजा ने एक दूसरे को देखा, फिर हया वहीं चौखट के साथ टेक लगाया, बाजू सीने पे लपेटे जेरेला मुस्कुराते हुए इसे देखने लगी, जबकि डीजे मुस्कुराहट दबाए आगे बढ़ी। हम टॉप के भी पैलेस जा रहे हैं, खदीजा ने काउंटर के सामने आकर इत्तला दी। इस्तक़लाल सीट से बाहर निकलो, टॉक्सन से म्युनिसिपलिटी बस पकड़ो, वो पहुंचा देगी। वो सर झुकाए एक हाथ से गोश्त का टुकड़ा पकड़े और दूसरे से खटखट छुरा चला रहा था। मगर हमें एक हैंडसम गाइड भी चाहिए। हैंडसम गाइड अभी मसरूफ है, किसी गैर हैंडसम गाइड से राब्ता कर लो। डीजे ने पलटकर हया को देखा। इसने मुस्कुराते हुए शाने झुका दी। वो वापस जहां की तरफ घूमी। तो आप हमारे साथ नहीं चलेंगे? बिल्कुल भी नहीं। तुम में से कोई फिर टॉप कीपी के किले में गुम हो जाएगी और मेरा पूरा दिन बर्बाद होगा। एक दफा फिर सोच लें। लिख कर दे दूं? वो कहते हुए टुकड़ों को एक तरफ टोकरी में रखने लगा। इसके हाथ मशीनी अंदाज में चल रहे थे। अच्छा, एक बात बताएं, इस्तक़लाल स्ट्रीट में जेब कतरे होते हैं ना? डीजे ने इसके सिल्वर स्मार्टफोन को देखते हुए कहा, जो करीबी चार्जिंग पे लगा था। हाँ, तो समझा आपकी जेब कट गई। डीजे ने हाथ बढ़ाकर फोन को उचका, तार निकाले और हया के साथ आ खड़ी। फोन वाला हाथ इसने कमर के पीछे कर लिया था। क्या मतलब? इसे शदीद किस्म का झटका लगा। वो हाथ रोककर इन्हें देखने लगा। मतलब ये कि अगर आप हमारे साथ टॉप की भी पैलेस नहीं चलेंगे तो हम इस मोबाइल को बेचकर आधा जवाहिर तो खरीद ही लेंगे। वैसे फोन अच्छा रखा है आपने। वो लुट पुलट करके मोबाइल देखने लगी। पाकिस्तानी रुपयों में 2-2.5 लाख से कम का तो नहीं होगा। वो छुरा रखकर इनके सर पर आम पहुंचा। मेरा फोन वापस करो। कड़ी निगाहों से इन्हें देखते हुए इसने हाथ बढ़ाया। टॉपिक की पीछ से वापस पे दे दूंगी वादा। मतलब तुम लोग मुझे यरगमाल बना कर लेकर जाओगे? कोई शक?
वो पहली दफा बोली, ठीक है मगर ये आखिरी बार है, फिर मैं कभी तुम दोनों निकम्मी लड़कियों के साथ अपना दिन बर्बाद नहीं करूंगा। वह अपने गर्दन से उतारते हुए मुसलसल बड़बड़ा था, अगर वो आज तुम दोनों में से कोई खोई तो मैं बहुत बुरा पेश आऊंगा। हाथ धोकर जैकेट पहनता हुआ वो इनके साथ बाहर निकला। टॉप कीपी सिराय के सामने वो सब्जाजार पे साथ साथ चल रहे थे। हया दरमियान में थी, वो दोनों इसके इतराफ में। जहां ये टॉप कीपी सिराय का मतलब क्या होता है? मैं यगमाल शुदा गाइड हूँ और यगमाली अमूमन खामोश रहते हैं। वो जैकेट की जेबों में हाथ डाले झंझन जमाता शाने उचकाकर बोला, मैं बताती हूँ। टॉप कीपी का तोप दरअसल उर्दू वाला तोप ही है, जैसे तकसीम का टाकसम, वैसे ही तोप का टोप बन गया। किपी कहते हैं गेट को और सिराय हो गया महल। सो तोप किपी सिराय बना कैनॉन गेट पैलेस। आई एम ए जीनियस, है ना जहां मैं नहीं बोल रहा। वो सख्त खफा था। टॉप कीपी पैलेस 400 साल तक सलातीन का महल रहा। सुरमई अजीम शान किला नुमा महल, जहां खास कमरों के पहरेदार गूंगे बहरे हुआ करते थे ताकि राजदार बाहर ना निकले, और जिसके कोन नुमा मीनार शाहाना अंदाज में ऊपर को उठे हुए थे। सुल्तान का अजीम विरसा और असासे चीनी पोर्सलेन के नीले और सफेद रंग के ऐसे बर्तन जिनमें अगर जहर मिला खाना डाला जाता तो बर्तन का रंग बदल जाता। 86 किरात के जवाहरात से मुज़य्यन सुल्तान के शाही लिबास निगाहों को खीरा करते थे। ये मनहूस गार्ड हमारे सर पे ना खड़ा होता तो मैं किसी तरह 2-4 हीरे तो तोड़ ही लेती। डीजे इन आंखें चुंधिया देने वाले कीमती पत्थरों को देखकर सख्त मिलान में घर घिर चुकी थी। पोलियन ऑफ हॉली मैंटल के हिस्से में दीनी मुतबरकात थे। वो एक ऊंचा हॉल था, मुनकश दरो दीवार, रंग बिरंगी टाइल से सजे चमकते फर्श, बुलंदों वाला सतून। हया इर्द गिर्द निगाहें दौड़ाती शीशे की दीवारों पर घूमती तारीखी अशिया को देखती आगे बढ़ती गई। दफ्तर ने एक जगह रुकी और शोकेस में सजे एक तबारुक को देखा। वो एक टेढ़ी रखी हुई छुरी थी, भूरी सी छुरी जो शीशे में मुकीद थी। वो गर्दन तिरछी करके इसको देखने लगी, फिर इधर उधर निगाहें दौड़ाई। कैप्शन सामने ही लिखा था, स्टाफ ऑफ मूसा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा। इसकी सेक्टर पर पड़ती आंखें पूरी खुल गईं। इसकी सुकेड़ कर पड़ती आंखें पूरी खुल गईं, लब भी नींबा हो गया। लम्हे भर बाद वो दूर खड़ी डीजे का बाजू तकरीबन दबोच कर इधर लाई। डीजे, ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा है। रियली? इसने बेयकीनी से पलकें झपकाई, मगर ये इनके पास कैसे पहुंचा? वो दोनों घूम फिर कर हर जाविये से इसको देखने लगी। जहान भी जेबों में हाथ डाले खामोशी से चलता इनके पास आ खड़ा हुआ। इसलिए तो सब पुराना था, मगर वो दोनों तो मारे जोश के राहदारी में आगे पीछे एक एक तबर्रुक की तरफ लपक रही थी। इनके दुपट्टे सरों पर आ गए थे। काबा का ताला, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की तलवार, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का साफा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बर्तन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों के निशान, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिबास, दांत मुबारक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार और बहुत से सहाबा किराम की तलवार। डीजे, शीशे की दीवार गायब नहीं हो सकती और हम इस तलवार को छू नहीं सकते। वो दोनों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार के सामने खड़ी थी। कोई ऐसा मकनातीसी असर था कि इस तलवार में के मुकाबिल को बांध देता था, मगर हम इस काबिल कहाँ हैं हया? खदीजा ने तासुब से सर हिलाया। वो अभी तक यूं ही इस तलवार को देख रही थी। अगर हम इसको छू सकते तो जानती हो क्या होता? 14 सदियों का फासला एक लम्स में तय हो जाता, मगर हमारे ऐसे नसीब कहाँ। जहान, ये सब तो बरकार हंसी है ना? जहान ने धीरे से शान उचकाया। मैंने कभी इन पर रिसर्च नहीं की और ना कोई रिसर्च पढ़ी। कभी इम्कान है कि ये सब असलियां। कहने वाले कहते तो हैं कि मुसलमानों के तबरकात भी इतने ही नकली हैं जितने ईसाइयों के, मगर अल्लाह बेहतर जानता है। ये असली है। मेरा दिल गवाही दे रहा है कि ये सब हमारे अंबिया अलैहिस्सलाम से वाबस्ता रहने वाली अशियाएं। तरीके खिलाफत इन्हीं मुतबरकात और मकामात मुकदमा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तो चलाई गई थी। डीजे को माशरती उलूम का भूला हुआ सबक याद आया।
टॉप की भी पैलेस में घूम फिर कर जब वो बाहर निकले तो जहान ने अपना मोबाइल वापस मांगा। ये लें, क्या याद करेंगे और फिक्र ना करें, हमने कोई छेड़छाड़ नहीं की। सिक्योरिटी लॉक कोई पासवर्ड होता तो मैं खोलने की जरूर कोशिश करती, मगर आपने तो फिंगरप्रिंट एंट्री रखा हुआ है। डीजे के हाथ से फोन लेते हुए मुस्कुराया था। टॉप कीपी के साथ एक रेस्टोरेंट से जहान ने इनको बहुत अच्छा सा खाना खिलाया। तुर्की का अब तक का बेहतरीन खाना, और खाने के दौरान ही खदीजा सर दर्द की शिकायत करने लगी। जब तक खाना खत्म हुआ वो बहुत पसमर्दा सी लगने लगी थी। इसका सर एकदम ही दर्द से फटने लगा था। मेरा ख्याल है मैं वापस ड्रॉम में जाकर रेस्ट करूं, तुम लोग अकेले घूमो फिरो। इसकी तबीयत वाकई खराब लग रही थी, सो उन्होंने इसे जाने दिया। वो चली गई तो वो दोनों टॉप कीपी के पीछे पिछली तरफ आ गए। वहां एक वसी और अरी सफेद संगमरमर के चमकते फर्श वाला बरामदा था, जिसे सफेद सतूनों ने थाम रखा था। बरामदे के आगे फासले फासले पर चकोर चबूतरे से बने थे, जिनके सामने टेरेस की तरह चंद गज चौड़ा खुला अहाता था। इसके आगे ऊंची सफेद मुंडेर भी थी। वहां खड़े होकर मुंडेर पर कोनिया रखकर देखो तो नीचे बहता मरमर का झाग उड़ाता समंदर दिखाई देता है। वो जगह इतनी खूबसूरत थी कि दिल चाहता था कि इंसान सदियों वहां बैठा समंदर देखता रहे। ठीक थक गए हो? वो दोनों सतून के साथ टेक लगाए चबूतरे के किनारे पे बैठे थे जब हया ने पूछा। इसे जहां जरा थका थका लग रहा था। नहीं, मैं ठीक हूँ, जरा सा बुखार है शायद। इसने खुद ही अपना माथा छुआ, फिर सर अस्बात में हिलाते हुए जैकेट की जेब से गोलियों की डब्बी निकाली। ढक्कन खोलकर डब्बी हथेली पर उल्टी 2 गोलियां अलहदा की और डब्बी बंद करते हुए 2 गोलियां मुंह में डालें, फिर निकल गया। मेरे पास पानी है, वो अपना पर्स खंगालने लगी, लेकिन तब तक वो निकल चुका था। तुम ठीक हो? वो तशवीश से इसका चेहरा देख रही थी। सुबह रेस्टोरेंट से निकलते हुए से यूं ही जहान की आवाज धीमी लगी थी, मगर इसने पूछा नहीं। अब शायद इसका बुखार शदीद हो गया था कि उनके चेहरे पे असरात आने लगे थे। सुर्ख पड़ती आंखें और निढाल और सुर्ख हो गई थी। बस मैंने देख लिया समंदर, अब वापस चलते हैं। तुम्हें घर जाकर रेस्ट करना चाहिए। घर जाते जाते घंटा लग जाएगा। मैंने अभी दवाई ली है, इसका असर होने में जरा वक्त लगेगा। अभी यहीं बैठते हैं। वो नफी में सर हिलाते हुए थकान से कहने लगा। चंद लम्हे खामोशी से बीते। इन चबूतरों पर दूर दूर तक टोलियों की सूरत में सयाह बैठे नजर आ रहे थे। बहुत से लोग आगे मुंडेर तक सामने खड़े हुए समंदर को देख रहे थे। मैं थोड़ी देर यहाँ लेट जाऊं? तुम अकेली बोर तो नहीं होगी? अभी मैं वापस नहीं जाना चाहता। मेरी लैंड लेडी शायद आज आए झगड़ा करने, फिर मैं फिलहाल इसका सामना नहीं करना चाहता। नहीं नहीं, तुम लेट जाओ, ये शॉल ले लो। इसने बैग से शॉल निकालकर इसे थमाई। वहां ठंडी हवा बहुत तेज थी। ये शॉल वो और डीजे बतौर पिकनिक मैट के तौर पर इस्तेमाल करते थे। थैंक्स। वो सतून के साथ फर्श पर लेट गया, आंखों पे बाजू रखे और गर्दन तक शॉल कंबल की तरह डाले। कब सो गया इसे पता नहीं चला। इसे यकीनन अब बहुत सर्दी लग रही थी। वो इससे एक जीना नीचे आ बैठी। हर चंद लम्हे बाद वो गर्दन मोड़कर ऊपर लेटे जहां को देख लेती। वो सो चुका था। समंदरों की लहरों का शोर वहां तक सुनाई दे रहा था। वो अपना तुर्की वाला मोबाइल निकालकर यूं ही अनबॉक्स नीचे करने लगी। वहां चंद दिन पहले एक का एक SMS अभी तक पड़ा था। इसने इसका जवाब नहीं दिया था और कई दफा पढ़ लेने के बावजूद मिटाया नहीं था। वो बेवक अदा से वापसी के अगले रोज इंडिया के एक गैर शनासा मोबाइल नंबर से आया था। मुझे आपके जवाब से खुशी नहीं हुई, मगर आपकी राय का एहतराम करता हूँ। आज के बाद आपसे कभी राब्ता नहीं करूंगा। जो तकलीफ मैंने आपको पहुंचाई, उसके बदले में अगर आप मुझे माफ कर दें तो ये आपकी बड़ाई होगी। और अगर कभी इस्तांबुल में कोई मसला हो, सरकारी काम का हो या गैर सरकारी, कानूनी या गैर कानूनी, मुझे सिर्फ एक SMS कीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। ARP। इस पैगाम के बाद इसने वाकईतन कोई राब्ता नहीं किया था। वो अब इस्तांबुल में बहुत आजादी से, बहुत मुतमईन दिलो दिमाग के साथ घूमती थी। इससे पहले की निस्बत अब ARP से डर नहीं लगता था। वो इस वक्त पैगाम दोबारा पढ़ते हुए इसके जहन में एक ख्याल कुंदे की तरह लग पा। इसने पलटकर एहतियात से जहान को देखा। वो आंखों पे बाजू रखे सो रहा था। वो वापस सीधी हुई और रिप्लाई का बटन दबाया। इस पैगाम का जवाब इसे कभी तो देना ही था। इसने सोचा खूब गौर और फिक्र करके कुछ ऐसा लिखकर भेजेगी कि वो भड़के भी नहीं और दोबारा इसका पीछा भी ना करे। सो अचानक इसे एक अजीब सा ख्याल आया।
जहां का सिर्फ बुखार नहीं था, वो परेशान भी था और इसे वो बेवकदा वाले ट्रिप के मुकाबले में जरा कमजोर लगा था। गर्दोमाश के झमेलों में फंसे इस इंसान कि अगर वो एक मदद कर सकती थी तो इसमें आखिर हर्ज ही क्या था। वो काफी देर सोचती रही, फिर इसने जवाब टाइप करना शुरू किया। मैं आपकी वसीउल नजरी का शुक्रिया अदा करती हूँ। मुझे वाकईतन इस्तांबुल में एक काम दरपेश है। अगर आप मेरी मदद करें तो मैं इसे आपकी तरफ से पहुंचाई जाने वाली अजियत का मदावा समझूंगी। इसने पैगाम भेज दिया। वो खामोशी से बैठी समंदर की लहरें देखने लगी। वो बेवकदा इसके घर भी तो चली गई थी और जब दरवाजा बंद हुआ था तो इसे लगा था वो एक संगीन गलती कर चुकी है, मगर इस गलती का नतीजा बहुत अच्छा और इत्मीनान बख्श निकला था। इसे एहसास था कि अब भी इसने गलती की और इसका नतीजा एकदम फोन की घंटी बजने लगी। वो चौंकी और मोबाइल सामने किया। वही इंडिया का गैर शनासा नंबर। वो तो समझी थी कि टैक्स पे बात हो जाएगी, बहुत है, मगर इसे अंदाजा नहीं था कि फोन कर लेगा। वो मोबाइल संभालती उठकर सामने मंदिर के पास चली गई। अगर वो यहाँ खड़े होकर बात करेगी तो जहां तक आवाज आएगी। हेलो, इसने फोन उठाया। ज़ही नसीब, आज आपने हमें कैसे याद कर लिया? वही आमियाना सा मुस्कुराता लबो लहजा। इसे अपनी हरकत पर शदीद पशेमानी हुई थी। मुझे एक काम था, वो एहतियात से नपे तुले लहजे में कहने लगी, और बेहतर होगा कि हम कोई बेकार की बात करने के बजाय काम की बात करें। आपकी मर्जी है हया, राब्ता भी आप ही ने किया है, वरना अब्दुर्रहमान पाशा अपने कॉल का बहुत पक्का है। शायद वो तंज कर गया था, मगर वो पी गई। मेरे कजिन का रेस्टोरेंट है इस्तेक्लाल स्ट्रीट पर, बर्गर किंग। इसकी शौक की किसने अदा नहीं हुई। रेस्टोरेंट की मालिका आजकल मेरे कजिन को तंग करिए। क्या वो इसे 1-2 साल की मोहलत नहीं दे सकती? कौन सा कजिन? वो जैसे चौंका था। जहां सिकंदर। वो हकलाई। इसे नहीं पता था कि वो ठीक कह रही है या गलत, मगर वो यूं हाथ पे हाथ धरकर बैठी इसे इस परेशानी में थकते हुए नहीं देख सकती थी। अच्छा, तो आप चाहती हैं कि मैं आपके कजिन का ये मसला हल करवा दूं और ये कि इसकी मालिका फिर इसे तंग ना करे? जी। वो हौले से हंसी। मैं कुछ करता हूँ, आप फिक्र ना करें। इसने फोन रख दिया और सोचने लगी वो हंसा क्यों था। वो वापस आकर जहां के साथ बैठ गई। चंद लम्हे लगे थे इसे नॉर्मल होने में। इसने वही किया जो इसे ठीक लगा था। अब वो जरा मुतमईन थी। काफी देर वहीं सतून के साथ टेक लगाए बैठी रही। इसकी अक्ल में टॉप टिपी का अजीम महल था और सामने मरमरा का समंदर के उस पार एशिया इस्तांबुल पुराना शहर था। बहुत से लम्हे महल की दीवारों से रिंगते मरमरा के पानियों में घुल गए तो एकदम जहां का मोबाइल बजा। वो जैसे एक झटके से उठ बैठा, शॉल हटाई और जेब से मोबाइल निकाला। तब तक कॉल करने वाला शायद कॉल काट चुका था। रेस्टोरेंट से आ रही थी कॉल। मेरा ख्याल है वापस चलते हैं। वो चलाक लोमड़ी ना आई हो कहीं, वो परेशानी से कहता उठ खड़ा हुआ। सब ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र क्यों करते हो? वो बड़े इत्मीनान से कहते हुए इसके साथ खड़ी हुई। जहान ने इसकी बात में थके थके अंदाज में नफी में सर हिला दिया। काफी देर बाद वो दोनों साथ साथ चलते हुए इस्तेक्लाल स्ट्रीट में दाखिल हुए तो हया ने कहा, आज मैं तुम्हारा बर्गर खाकर जाऊंगी, क्योंकि डीजे और तुमने अपनी अपनी बीमारी में मुझे बिल्कुल इग्नोर कर दिया। खा लेना। वो धीरे से मुस्कुराया, मगर अगले ही पल ठटक कर रुका। मुस्कुराहट चेहरे से गायब हुई। हया ने इसकी निगाहों के ताकों में देखा। सामने बर्गर किंग था। इसके शीशे की दीवार पे बड़ा सा सुराख था और सुराख के गिर मकड़ी के जाले की मानी दरारें पड़ी थी। वो एकदम तेजी से दौड़ता रेस्टोरेंट की तरफ लपका, जबकि वो वहीं शर्त खड़ी रह गई। इसकी समातों में एक कहकहा गूंजा था। दूसरे ही पल वो भागकर रेस्टोरेंट में दाखिल हुआ। अंदर का मंजर देखकर इसका दिमाग सांस करने लगा। खिड़कियों के टूटे शीशे, उल्टा बिखरा टूटा फर्नीचर, औंधी मेजें, टुकड़े हुए बर्तन, हर जगह तोड़फोड़ के आसार। अमले के एक शख्स के साथ 2 पुलिस वाले खड़े थे। एक ऑफिसर हाथ में पकड़े क्लब बोर्ड पे लगे कागज पर कुछ लिख रहा था। जहान तहीर से वो सब कुछ देखता इन पुलिस ऑफिसर की तरफ आया। वो इससे कुछ पूछ रहे थे और वो सदमे और शौक से गंग नफी में सर हिलाता कुछ कह नहीं पा रहा था। ये सब क्या है? इसने करीब से गुजरते शख्स को रोककर पूछा। जवाबन उसने तासुफ ने सर हिलाया। वो गैंगस्टर्स से इनके पास असलहा था। वो अंदर आया और पूरा रेस्टोरेंट उलट पुलट कर दिया। अमले को जदोकोब किया। पुलिस भी बहुत देर से पहुंची। वो कहकर आगे बढ़ गया। इसका दिल चाह रहा था वो फूट फूट कर रोना शुरू कर दे। ये इसने क्या कर दिया? किसी शख्स पे भरोसा
किस शख्स पे भरोसा कर लिया और खुदाया। पुलिस ऑफिसर की किसी बात के जवाब में कुछ कहते जहान की निगाह इस पे पड़ी। वो मुश्किल आंसू रोक के खड़ी थी। इसने इसे हाथ से जाने का इशारा किया। वो वहीं खड़ी रही। वो इसकी तरफ आया। तुम जाओ, टॉक्सन से बस पकड़ लेना, अभी जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। वो थका थका सा कह रहा था। इसका चेहरा पहले से ज्यादा पसमर्दा और थकनजदा लग रहा था। वो सर हिलाकर आंसू पीती पलट गई। ये तुमने क्या कर दिया हया? जो इसके पास था इसे भी जाया कर दिया। आई हेट यू हया, आई हेट यू। खुद को मलामत करती वो खामोशी से आंसुओं से रोती वापस टॉक्सन जा रही थी। इस्लाम में इसका दिल चाहता कि वो फोन करके इस शख्स को बेनुका सुनाए, मगर शायद वो यही चाहता था, राब्ता रखने का कोई बहाना। इसने आंसू गिरते हुए सर झटके। नहीं, अब वो इसे कभी फोन नहीं करेगी। नेक्स्ट पार्ट।